फ़हीम भाई, डिजिटलाइजेशन के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें, आज के जो बच्चे की तरबियती अमल है या पेरेंट्स का जो एक ट्रेनिंग है सारी की सारी, उसके अंदर डिजिटलाइजेशन को आप कहाँ पे देखते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है कि हम डिजिटल टूल्स को हम इस्तेमाल करें? अच्छा, जो डिजिटल वर्ल्ड की आप बात कर रहे हैं, जी। देखें जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, अब हमारे आस-पास हर वक़्त स्क्रीन्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, हम ये नहीं कह सकते कि बेटा मैं तो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, हम्म लेकिन आप नहीं कर सकते। जैसे हम मिसाल पहले दिया करते थे ना, पेप्सी बच्चों के लिए नहीं है, बिल्कुल ऐसे जबकि ही आप उन्हीं के सामने पी रहे हैं। आपने ये देखना है कि इसका इस्तेमाल करते हुए इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे कैसे इस्तेमाल लेके जा करना है। सकते हैं? इस पे मैं आपको जो सुनने वाले लोग हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पहले 12 साल में अगर हम बच्चे को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना दें, उसको क्रिटिकल थिंकिंग और उसको किसी चीज़ पर ज़्यादा देर ठहर कर कैसे पेशेंस के साथ काम करते हैं, तो हमें ये डिजिटल जो गैजेट्स हैं ये हमें सिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोडिंग की, बिल्कुल ठीक है। कि अगर हम बच्चे को आईटी और एआई की लैंग्वेज जो कोडिंग है ये हम बच्चे को सिखा दें, तो बच्चा ये फील करेगा कि वो गेम खेल रहा है, लेकिन असल में वो गेम बना रहा होगा। अच्छा। तो आप ये करें कि बच्चों को कोडिंग 4 साल की उम्र से, ये सवाल मुझसे ना वालिदैन बहुत करते हैं कि बच्चा बहुत छोटा नहीं है 4 साल के लिए कोडिंग के लिए। तो देखें, आज 3 साल का बच्चा यूट्यूब देख रहा हो ना, और नानी की कॉल आ जाए, अम्मी के फ़ोन पे वो देख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही और नानी की कॉल आई और उसे पता है कि फ़ोन दे दिया तो फ़ोन गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, ग्रीन और रेड, और उस बच्चे को पता है कि मैं जब रेड पर ले जाऊंगा तो कॉल जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन, है ना। इसका मतलब है उसको स्क्रीन पे ड्रैग करना तो आता है, आप इसी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उसको ड्रैग करना आता है। आप 4 साल की उम्र से बच्चे को कोडिंग सिखाना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। उसके 5 साल की उम्र में ही डिफरेंट किस्म के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो जनरेट भी होना शुरू हो जाते हैं, और वो पॉजिटिव वे में मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। फ़हीम भाई, पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि माँ बाप का पॉजिटिव होना एक बच्चे का, मैं समझता हूँ कि पूरा पूरा फ्यूचर जो है, ज़रा सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो स्कूल के बाद बच्चा घर के अंदर टाइम ज़्यादा गुजारता है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर घर का माहौल जो है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी डिस्कस नहीं होती, कोई गीबतें नहीं होती कि फलाने नया करता है फलाने। तो अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग इम्पॉर्टेंट है तो उसका बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है, या अगर नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है घर के अंदर तो बच्चे का कितना जो ज़िंदगी का असर है वो उसके ऊपर लेता है। एक और बात मेरे साथ ले लीजिएगा कि बल्कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको डिस्कस कर लें कि हम ये कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चे के जो पहले 12 साल होते हैं उसके अंदर बच्चे का अपर क्लॉड जो है वो बन रहा होता है। तो जो बच्चा देखता है, जो बच्चा सुनता है, जो बच्चा एक्शंस करता हुआ देख रहा होता है, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों के ऊपर इन्हिसार कर रही होती है। बिल्कुल। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? जी, देखें, आपने अब इस सवाल के अंदर ही ये जवाब भी दिया कि पहले 12 साल में बच्चों का ब्रेन किस तरह से डेवलप हो रहा होता है। बच्चा पहले ख़ास तौर पे 7 साल, 6 साल, 5 साल में वो ये नहीं करता जो वो सुनता है, बल्कि वो करता है जो वो देखता है। यानी कि मॉडलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इंस्ट्रक्शंस दें। बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन से नहीं सीख रहा, वो ये देख रहा है कि उसके आसपास के माहौल में क्या हो रहा है। अभी आपने पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात की, तो एक मौका मिला मुझे ऐसे कि अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला कि हज़ारों वालिदैन से मिलने का मौका मिला पेरेंट सेशंस के अंदर। तो मैंने एक किताब लिखी जिसका उन्वान है मुस्बत वालिदैन खुश बच्चे, यानी कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव होंगे तो बच्चे बहुत खुश हो सकते हैं। उसमें 100 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात जो माओं की तरफ से थे, मैंने उस किताब में वो शामिल किए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चा जब घर में ये देख रहा होता है ना कि उसको पेरेंट्स की तरफ से बुराइयां हो रही हैं रिश्तेदारों की, या रिश्तेदार डिस्कस हो रहे होते हैं, या टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मैंने अक्सर टीचर्स की भी ये शिकायत मैं चाहता हूँ पेरेंट्स तक यहाँ पहुँच जाए, हम वो माशरे में टीचर को वो इज़्ज़त नहीं दे पा रहे कि बच्चे को कभी किसी वजह से टीचर ने कुछ कहा, ठीक है, तो जब उस बच्चे ने घर जाके शिकायत लगाई या बताया तो माँ ने बच्चे के साथ, कल मैं आपकी टीचर से जाके ये बात पूछूंगी। तो आप सोचें कि आपने अपने लिए वो डिग कर रहे हैं वो तमाम, के बच्चा आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसका इम्पेक्ट है।
कि जब जो घर के आसपास बच्चे का माहौल होगा, देखिए यहाँ पर उज़ैर दो चीज़ें हैं, एक होती है नेचर, एक होती है नर्चरिंग। बच्चों की नेचर वही है जो नेचुरल है और उसके अंदर बहुत खूबसूरती है, लेकिन अगर वो नर्चरिंग गलत हो गई पेरेंट्स की तरफ से तो वो नेचर भी तबाह हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ाहिर है। मतलब आप देखें ना, एक सेब है, उसकी नेचर है कि वो बड़ा स्वीट है और वो बड़ा देखने में अच्छा है, वो जायके में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी प्लांटिंग गलत होगी तो उसकी नेचर तो वही थी, लेकिन उसकी नर्चरिंग ख़राब हुई तो वो फ्रूट डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम यही चीज़ पॉजिटिव पेरेंटिंग में है कि अगर आप अच्छी नर्चरिंग नहीं कर पाए तो आप बच्चे की नेचर को भी बुरी तरह से ख़राब कर देंगे। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ जो मैं ऐड कर दूं कि हमें डिसहार्ट नहीं होना कि घर में ना 10 के 10 लोग ऐसे ही हैं। कोई एक पर्सन भी अगर वहाँ पर पॉजिटिव है, चाहे वो माँ है, बाप है, बड़ा बहन भाई, दादा या दादी, किसी एक इंसान से भी आप खैर की तवक्का रख सकता है और बच्चे की पॉजिटिव पेरेंटिंग हो सकती है। तो ये फीलिंग की बात है। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें, हम पेरेंट्स की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। कोई एक बच्चा है, वो बड़ा हुआ और उसने देखा कि उसके माँ बाप जो है वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, और वो, मैं ये समझता हूँ कि ये टॉपिक हम स्पेसिफिकली बच्चों के लिए रखें। मुआशरे का हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके बच्चे या माँ बाप जो हैं बेसिकली वो पढ़े लिखे नहीं होते और वो बच्चे डिफरेंट किस्म के क्रिटिकल चैलेंजेस के अंदर से गुजर रहे होते हैं। बच्चे के अंदर एक स्पिरिट मौजूद होता है, बच्चे के अंदर एक चिंगारी मौजूद होती है कि उसने कुछ बनना है, लेकिन उसको घर वालों की तरफ से जब वो माहौल देखता है तो वो अगेन डिप्रेस हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। बच्चों को यहाँ पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो घर के अंदर जो उनका रवैया है वो किस किस्म का होना चाहिए? अपने माँ बाप की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए उनको की कोशिश करनी चाहिए या वो अपनी गेम के अंदर बस मगन रहे और उसको फॉलो करते रहें? अच्छा, यहाँ पर भी उज़ैर दो किस्म की पेरेंटिंग आ जाएगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनको उस तरह से लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनके अंदर बच्चों को पढ़ाने का जज्बा था तो उनके बच्चे तो पढ़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बड़ा पैशन है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो बच्चे की सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो स्कूल में स्कोर कितने लेकर आ रहा है, उसके नंबर्स कितने हैं, तो बच्चे की ओवरऑल उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो तबाह हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है, या ऐसे लोगों की, अगर वो जिस भी स्कूल का हिस्सा है, हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट करना शुरू करें, हम आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग करें। हमें इससे घबराना नहीं कि एक दफ़ा बात सुनाई थी उन्होंने तो सुनी नहीं। देखें, ये तबलीग का काम है, ये पेशेंस का काम है। आप बार बार जब नॉक करते रहेंगे ना, आप डिस्कशन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन मिल जाती है, आराम से बंदा पेनिट्रेट कर जाता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं भी है फिर भी हमारे पास पूरे चांस है कि अगर आजकल क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, बच्चा चीज़ों को देख भी रहा है, तो अगर वो ऐसे माहौल में रह रहा है और वो थोड़ा समझदार, यहाँ समझदार होना ज़रूरी है कि वो टीन एज तक पहुँच गया है, तो वो अपना रास्ता इंशाल्लाह खुद भी बना सकता है। अपने पेरेंट्स से वो ज़रूर बात की भी जा सकती है, लेकिन फिर शर्त यह है कि वो सुनने वाले भी हों। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बच्चे का अगर टेम्परामेंट अच्छा है और अगेन उस बच्चे की अगर स्कूलिंग अच्छी हुई है, बच्चे को उसका जो सर्कल है वो अच्छा मिल गया है, दोस्त अहबाब अच्छे मिल गए, एग्जैक्टली, तो वो मैंने बहुत सारी इस किस्म की मिसालें देखी हैं अपने दोस्तों में कि उन्होंने अपने बाकायदा अपने माँ बाप का माइंडसेट उन्होंने चेंज कर दिया है। वहीं भाई हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ मैं समझता हूँ कि हर तबके के अंदर ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। एलीट के अंदर भी देखा जाता है, लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी एक चीज़ बड़ी आम है कि बच्चा जब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, बच्चा कहता है कि यार मैंने अपना खर्चा खुद उठाना है, बच्चा कहता है कि नहीं अबू ये वाला काम नहीं, अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली अगेन मेजॉरिटी इसमें 10% लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो वेलकम करते हैं बच्चे की इस चीज़ को, लेकिन अगेन 90% जो तबका है वो इस चीज़ को बगावत का नाम दे देते हैं कि तुम हमसे बागी हो गए हो, हाउ डेयर यू, कि यार मैंने तुम्हें कहा तुम ये करो और तुम इस तरीके। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स को यहाँ पे कितना को फ्लेक्सिबल होना चाहिए? बच्चे को स्पेस नहीं मिलेगी तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा कभी भी वो पैम्पर्ड ही रहेगा सारी की सारी जिंदगी। ऐसे क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? असल में हमें यहाँ पर ना जो चीज़ समझने की है वो ये है कि एलीट क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, ये मसाइल मैं हर जगह पर देख रहा हूँ। ठीक है, जो एलीट क्लास है या जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत हाई फाई स्कूल्स में जा रहे हैं, वहाँ पर और तरह के मसाइल हैं ऐसे ही है। और जो लोअर मिडिल क्लास या लो टियर स्कूल्स में जा रहे हैं वहाँ पर मसाइल जो हैं वो डिफरेंट नौइयत के हैं।
हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम सवाल पूछने ही नहीं देते। ऐसे ही है। हमें बचपन से सवाल करने की इजाज़त ही नहीं मिली। हमें कहा गया कि बस जो हमने कहा है ना, अब आप इसको फॉलो करेंगे, जबकि बच्चा बहुत से सवालात करना चाहता है। ऐसे ही है। आप यकीन करें उज़ैर, बच्चा सवाल का जवाब देने से ज़्यादा नहीं सीखता, बल्कि जवाब का सवाल बनाने से ज़्यादा सीखता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बगावत वाली आपने बात की है, या पेरेंट कह देते हैं आपको हमसे ज़्यादा पता है, ये वही पेरेंट्स हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझते, या जो ये समझते हैं कि हम हमेशा जो है ना वो ताकत के ज़रिए या आवाज़ ऊंची करके हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, डोमिनेंट रह के। लेकिन मैं उनके लिए ये पैगाम दे दूं कि आप उनको 12 साल तक तो हैंडल कर लेंगे ऐसे, 13 से 19 साल जिसको टीन एज कहा जाता है, जब बच्चे में पावर और ताकत आना शुरू होगी, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि 13 से 19 साल में बच्चे में एंगर डेवलप होना शुरू होता है, उसमें आर्गुमेंट डेवलप होना शुरू होता है। फिर अगर आप उसको एक थप्पड़ मारते थे ना, तो अब एक थप्पड़ नहीं, वो कहेगा दूसरा थप्पड़ अभी तक क्यों नहीं आपने मारा। तो ये बहुत बड़ी गलती करेंगे पेरेंट्स अगर वो अपने बच्चे को दोस्त नहीं बनाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन लिमिट्स के अंदर ज़ाहिर है। वो भी हमने बच्चों को बदतमीज भी नहीं करना। ठीक है, इस मैंने आपको शुरू में कहा था कि कॉन्फिडेंट बच्चा और ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा दोनों में हमें फ़र्क रखना है। ठीक है, हाँ, अगर फादर बच्चे के साथ अच्छी दोस्ती कर ले, फादर का ये किरदार होता है। ठीक है, वो बच्चे से कहें कि चलें आज गाड़ी धो लेते हैं, आज मोटरसाइकिल धो लेते हैं, आज कुश्ती कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहे, और बच्चे को दोस्ती करने का तरीका सिखाएं। वरना अगर आप दोस्ती नहीं करेंगे तो उससे फिर आसपास के लोग दोस्ती करें। सही बात है, वो अपने हिसाब से बच्चों को चलाएंगे फिर, और वो बच्चा फिर ढूंढ रहा होता है एक सॉफ्ट कॉर्नर, वो उसको घर से नहीं मिल रहा, वो उसको मिलता है फिर अपने से बड़े उम्र के कुछ दोस्तों से। और जैसे ही एक छोटा बच्चा किसी बड़े उम्र के बच्चे को दोस्त बना ले, तो आप समझेंगे आपके बच्चे की तबाही स्टार्ट हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। फ़हीम भाई, सारी ज़िंदगी हो जाती है। मतलब ये अगर हम गांव देहातों के अंदर देखें तो ये बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि बाप जो है सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, बाप अपने बेटे को हग नहीं करता। एक जादू की झप्पी चाहिए होती है बच्चे को, वो भी नहीं उसको मिलती। वहीं भी कोई आप बहुत सारे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी जो आपको इमोशनल कर गई हो किसी पेरेंट की? ज़रा अगेन पेरेंट्स मोहब्बत तो करते हैं अपनी बात से, वो चाहे उनके अंदर, ज़रा नो वन इज़ परफेक्ट, हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर 100 किस्म की खामियां होंगी किसी XYZ में। तो कोई ऐसी स्टोरी बताएं। ज़रा आप बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, बताएं कोई ऐसी स्टोरी जो आपके लिए भी एक लेसन बन गई हो और हमारे मुआशरे को भी वो एक लेसन दे जाए। अच्छा उज़ैर, इसके ना कई मौके आए हैं। मतलब मैं अक्सर पेरेंट्स वर्कशॉप्स में जाता हूँ, यकीन करें माएँ सवाल करते करते रो पड़ती हैं। अच्छा। और उस टाइम आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप इनको गाइड करें, बल्कि मुझे तो लगता है कि आज उनको सुन लें। आज वो सुनाना चाहते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप उनको सुन लें। इस वक्त हमारी जो माँ है उसके ऊपर इतना प्रेशर है, क्योंकि बच्चे को चोट भी लगे ना तो उसकी जिम्मेदार कौन होती है? माँ होती है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है, फादर्स को भी ख़ास तौर पे, कि कंपैटिबिलिटी के साथ हमें माँ बाप को अपने बच्चे को लेके चलना है। अभी पिछले दिनों एक मेरे पास एक फैमिली आई और उनका बच्चा एक लाहौर के बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ता है। अब वो माँ बाप की मैंने इतनी बेबसी देखी कि वो हर चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अब इतने परेशान हो चुके हैं कि अभी बच्चा सिर्फ 10 साल का है और वो हैंड्स अप कर चुके हैं उसके सामने। लिमिट्स क्रॉस हो गई ना, लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। वो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो बच्चा बैठ नहीं रहा। असल में यहाँ पेरेंट्स को शुरू में ये देखना पड़ेगा, कुछ डेवलपमेंट के जो है ना वो स्टेजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक भी बोल नहीं रहा तो आपको फौरन थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस बच्चे को स्पीच थेरेपी या स्पीच डिले क्यों है। अगर कोई बच्चा लफ्ज या चलना शुरू नहीं कर रहा 2 साल तक, तो आपको फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर बच्चा देर तक बात नहीं कर पा रहा तो आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत हो सकती है। यहाँ पर माँ बाप वो टाइम गुजार देते हैं और वो फिर किसी से भी मशवरा आपने कर लिया कि टीचर ने ये कह दिया, और बच्चा किसी और तरह के मसाइल से गुजर रहा होता है। तो कई मौके ऐसे आए कि मैंने माँ बाप को, ख़ास तौर पे माओं को, क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा इमोशनल होती हैं, कि मैंने उनको रोते हुए देखा। और वो इतना ज़्यादा बेबसी और कमज़ोरी का उनके आलम होता है कि उनको घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है, और बच्चा भी अब उनके हाथ में नहीं है। तो हमें एज अ पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। माँ बाप का और अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव पेरेंटिंग में यही मेन चीज़ें आती हैं। 12 साल से पहले अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि पैसे दे के आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और अगर आप टाइम नहीं दे रहे, वैसे ये सवाल भी होता है कि क्वालिटी टाइम कितना होता है।
एक 20 मिनट का टाइम भी अगर एक फादर क्वालिटी टाइम दे देना बच्चे को तो वो भी काफ़ी होता फुली है। कंसंट्रेट होके Yes. मोबाइल साइड पे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे उनकी पसंद की बात कर लें। ये नहीं कि आज बताओ आपने होमवर्क किया या नहीं किया, बल्कि वो किसी भी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और पेरेंट या ख़ासतौर पे फादर वो बात कर लें तो बच्चा आपके करीब आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। तो ऐसे बहुत मौक़े है उज़ैर, ये तो एक लंबी लिस्ट है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी माएँ जो हैं ख़ासतौर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है और ये शिफ्ट होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी चीज़ें बच्चों, अगर आपको कोई बच्चा डिप्रेस नज़र आ रहा है ना तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ से वो शिफ्ट हुआ है और ख़ास तौर पे माँ से शिफ्ट हुआ है। वहीं भी मैंने देखा है कि आपने डिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि एक बहुत कम तबका है जो इसको इसी नाम से जानता होगा। इसको प्लीज़ आप अगर डिफ़ाइन करें आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, आसान अल्फाज में तो ज़्यादातर लोग इसको जानते भी होंगे कि ये जो स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, मैं स्वॉट के वर्ड को थोड़ा सा और पॉजिटिव कर देता हूँ, स्कॉट एनालिसिस। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथ और चैलेंजेस, वीकनेस का वर्ड इतना लोग पसंद नहीं करते। इसमें दो इंटरनल चीज़ें हैं, दो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है और आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो हैं वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली तो आप उसको किस में शिफ्ट कर लेंगे? अपॉर्चुनिटीज में। अगर आपने अपने चैलेंजेस पे काम ना किया तो सारी जिंदगी क्या रहेंगे? थ्रेट्स रहेंगे। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। तो आपने डिस्क प्रोफाइलिंग की बात की। डी स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स, एस जो है इसमें वो है स्टेडी लोगों के लिए जो बड़े काम होता है, और सी है कंप्लाइंट जो बड़े थिंकर टाइप लोग होता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 22,000 से ज्यादा टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं और वो 2 साल से लेकर और 60 साल तक का कोई भी शख्स आकर अपनी डिस्क प्रोफाइलिंग या इसको बर्ड प्रोफाइलिंग का भी नाम दिया जाता है, जबरदस्त, तो वो करवाया जा सकता है। और मेरे ख्याल में एक दफ़ा इससे ज़रूर गुजरना चाहिए पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि आप डोमिनेंट हैं, आप में एक चीज क्वालिटी है कि आप रिस्क टेकर हैं, हाँ, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप एग्रेसिव हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जो है वो स्टेडी हैं, काम है, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है। आप फैमिली ओरिएंटेड हैं लेकिन आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये चारों के चारों पर्सनालिटीज को अपने बारे में जान के और फिर अपनी वीकनेस पे काम करना। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है डिस्क प्रोफाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। ये डिस्क प्रोफाइलिंग पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में कैसे ब्रिज, आप समझते हैं कि कैसे ब्रिज पैदा कर सकती है? बिल्कुल, ये देखें, एक चीज़ है, जैसे ही हम वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसमें एक पेज होता है कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये पता चल गया कि मैं एज अ फादर, मेरी पर्सनालिटी ये है और मदर एज अ पर्सनालिटी ये है, तो वो कॉम्बिनेशन कंबाइंड रिजल्ट्स क्या होंगे, और बच्चे का भी पता चल जाए तो हम एक ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करके और बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त ग्रूमिंग कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप बड़े बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी आपस में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए जब आप जानना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को तो आप ज़्यादा बेहतर डायग्नोज कर लेते हैं ना कि मुझ में ये चैलेंजेस हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा दिल चाहिए कि आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अपनी वीकनेस के ऊपर भी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जी बिल्कुल। कंप्लाइंट लोगों का ये होता है कि वो इतनी इन्वेस्टिगेटिव नेचर के होते हैं, वो इतनी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, ड्यूल थॉट्स हो जाते हैं, करूं ना करूं, फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें हर शख्स के लिए ज़रूरी है, और ये रिश्तों को बेहतर करने के लिए, बच्चों की ग्रूमिंग करने के लिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, हर चीज़ में आपको डिस्क प्रोफाइलिंग बहुत हेल्प कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। फ़हीम भाई, आखिर के अंदर हमारी ऑडियंस में जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनको आप कोई ख़ास पैगाम अगर आप प्लीज़ देना चाहें तो? ख़ास तौर पे यंग पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी रिसेंटली जो है वो मैरिड हैं या जिनके अभी बच्चे छोटे हैं। ख़ास तौर पे आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपके बच्चे अभी 11 साल से कम उम्र के हैं और आप इन चीज़ों को, इस पैगाम को समझ लें। मौजूद है आपके जी बिल्कुल। एक तो जब भी किसी भी जगह आपको मौका मिले पेरेंटिंग को सीखने का तो आप उसको ज़रूर सीखें। ऐसा नहीं कि अपने डिफरेंट तजर्बात, खाला ने ये कहा था, पुप्पी ने ये कहा था, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, तो उनको उनकी तरबियत करने के तरीक़ेकार को भी हमें समझना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि आप लाजमी पेरेंटिंग के जो टिप्स हैं उनको समझें। हर एज की ज़रूरत मुख्तलिफ है। पहले 5 साल में बच्चे की नीड्स अलग हैं, 5 से 8 साल में बच्चे की नीड्स अलग हैं। आप इन स्टेजेस को समझने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे जिनके बच्चे टीन एज में पहुंच चुके हैं, 13 से 19 साल के दरमियान, उन वालिदैन के लिए मेरा खास पैगाम है कि एंगर का मुकाबला एंगर से ना करें, आर्गुमेंट का मुकाबला आर्गुमेंट से ना करें। बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्ट करें कि अब बच्चा बच्चा नहीं है, एडोलेसेंट है, नौजवान है, वही सेम रिस्पेक्ट आपसे चाहता है जो आप दूसरों की करते हैं, क्योंकि वो समझता है मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो अपने बच्चों को भी इज्जत दें। बच्चे भी चाहते हैं कि हमसे इज्जत से बात की जाए।
बिल्कुल ठीक है फ़हीम भाई। आखिर में जो हमारा इस मुल्क का असासा है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, जो हमारी यूथ है, उसको आप क्या पैगाम देंगे? वैसे तो अगर हम देखा जाए तो इस वक्त जो हमारी यूथ है वो टेक में बहुत एडवांस है, उनको बिल्कुल पता ऐसे है, ही है। उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि शायद उनके पेरेंट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो लेट पहुंची थी। तो एक वर्ड है उज़ैर, ओबेसिटी, मोटापा। बिल्कुल ठीक है। तो एक नया टर्म आया, इन्फोबेसिटी, हम्म। मालूमात का मोटापा। अच्छा। अब हमारी यूथ ने क्या किया कि रील से इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन, यहाँ से भी सीख लो, वहाँ से भी, ऑथेंटिक आपके पास सोर्स से ना चीज़ें नहीं आ रही। तो मैं यूथ को ये पैगाम दूंगा कि जब भी आपको कोई मैसेज ऐसा मिले तो आप थोड़ा सा ठहर के तहम्मुल से उसको देख लें कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरीफाई, आगे फॉरवर्ड करने से बेहतर है। और अपने आप को लर्निंग टू लर्न एक स्किल है कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। और एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है जिसको 4H मॉडल कहा जाता है, गूगल आप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। उस मॉडल का मतलब ये है कि आपके अंदर कौन सी लाइफ स्किल, जिंदगी गुजारने की महारतें क्या होनी चाहिए, उन स्किल्स को आप सीख लें। वो 35 के करीब लाइफ स्किल्स हैं, आप इजीली उनको सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपने वो सीख ली तो गालिब एक बड़ी खूबसूरत बात कह के गए हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो आदमी और इंसान में फ़र्क है। ठीक है, तो हमें वो यूथ को वो तमाम चीज़ें समझने और सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है फ़हीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आखिर में एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा। हमारे गेस्ट ने, फ़हीम भाई ने, खुद ही के ऊपर एक बात की थी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को जीना तब शुरू करता है जब वो अपने आप को पहचानता है कि मैं ये हूँ। फिर वो अपने ऊपर काम करता है और अपनी एक डेस्टिनेशन, अपना एक पाथ डिसाइड करता है ज़िंदगी का। अपने आप को पहचानें, अपने ऊपर काम करें। आप इस मुल्क का असासा हैं। इंशाल्लाह एक अगले एपिसोड में आपसे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।